नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के काफिले पर अचानक पथराव हो गया, जिसमें वसीम रिजवी बाल बाल बचे। आपको बता दें कि वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं और हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वसीम रिजवी के मुताबिक जब वो अपने पुराने घर कश्मीरी मोहल्ले से अपने नए फ्लैट के लिए जा रहे थे, उनकी सुरक्षा में 2 गाड़ियां जो उनके साथ हमेशा चलती हैं वो भी जा रही थी। कश्मीरी मोहल्ले से निकलने के बाद चौकी मंडी इलाके में उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजों ने पथराव शुरू कर दिया। वसीम रिजवी ने कहा कि हम अचानक घबरा गए कि पत्थरबाजी कैसे होने लगी। हमने गाड़ी रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक पत्थरबाज लोग वहां से भाग निकले, जिसके बाद हमने इस बात की शिकायत चौक कोतवाली में दर्ज कराई है। तो वहीं नोएडा यमुना प्राधिकरण की 70वीं बैठक बोर्ड की जो बैठक हुई थी वो संपन्न हो गई और 4,122 करोड़ का बजट को पास कर दिया गया। वहीं 800 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च किया जाएगा, इसका भी ऐलान किया जा चुका है। वहीं विकास कार्यों के लिए 12 करोड़ का खर्च होगा और जेवर एयरपोर्ट के लिए 540 करोड़ दिए जाएंगे। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रेट रिवीजन हुआ है और लैंड अलॉटमेंट रेट 5% बढ़ाया जा चुका है। 9% रेट किसानों के लिए बढ़ाया गया है। जेवर एयरपोर्ट पे लगभग 66% लोग शिफ्ट हो गए हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा सेक्टर 18 में 2 महिला पुलिस थाने बनेंगे और राय हेरिटेज की कनेक्टिविटी के लिए प्रेजेंटेशन भी किया गया। तो फिल्म सिटी के लिए मॉडल पर प्रेजेंटेशन किया गया। तो विकास कार्यों के लिए 4,122 करोड़ की इस बैठक में पास किया गया है बजट को। तो ये बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है, क्योंकि यमुना प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में 4,122 करोड़ का बजट को पास किया गया। तो देश के प्रधानमंत्री द्वारा फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं नोएडा के जिला अस्पताल में भी लोगों की भारी भीड़ वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंच रही है, लेकिन कोरोना के टीके की कमी के चलते लोगों में आक्रोश फूट पड़ा और देखते ही देखते लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरों में दिख रही लोगों की ये भीड़ नोएडा के जिला अस्पताल की बताई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ लोगों को बिना किसी स्लॉट बुक किए कोरोना टीका लगवाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन एक साथ भारी संख्या में भारी भीड़ पहुंच जाने की वजह से जिला अस्पताल में कोरोना टीके की कमी हो गई, जिससे नाराज लोगों ने अस्पताल में शोर शराबा और हंगामा करना शुरू कर दिया। तो लखनऊ में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से आमजन परेशान हो गए हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और वहीं तमाम लोगों ने बताया कि सरकार की जो मन चाहे वो कर सकती है, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। क्या कुछ देखने को मिला, आइए आपको भी दिखाते हैं। महंगाई की मार जनता सहे बार बार। मैं इस समय मौजूद हूँ हजरतगंज चौराहे पे पेट्रोल टंकी पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग पेट्रोल भराने के लिए लाइन में खड़े हैं। यहाँ बाइक भी है और आसपास में कुछ कार भी खड़े हैं। यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि आम जनमानस पर लगातार बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों के बढ़ोतरी पर कितना असर पड़ा है। पहले लोग किस तरह से काम करते थे और महंगाई की मार कितना जनता सह रही है। भाई साहब आप पेट्रोल भराने आए हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से देखते हैं आप? अरे मोदी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। इनको पेट्रोल और इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप कितने का तेल भराते थे, आप कितने का भराते थे? 78 रुपये पेट्रोल पड़ता था। इस समय 90 रुपये 95 पेट्रोल हो गया है। मगर उनको लगता है कि इकनॉमी सुधर रही है और इससे ज़्यादा और गरीबी और बढ़ रही है। आम जनमानस पर इस पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा। ऐसे में हमारे साथ तमाम और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, लगातार महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से जनता अवेयरनेस हो पा रही है इस महंगाई से? महंगाई तो ये दिक्कत है कि हर रोज़ आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। रात में 100 रुपये दाम बढ़ गए। पहले 300 में टंकी फुल होती थी, आज 400 में टंकी फुल हो रही है। हमको तो सैलरी वही मिल रही है, काम हमको तो वही करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। और जाम इतना है रोड पे, तेल और खा जाए, गाड़ी खा रही है। मजबूरी बहुत है
और महंगाई भी बहुत है। भाई साहब यहाँ पे लोग तेल भराने आते हैं, क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या बातें करते हैं कि भाई साहब पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, कैसे क्या करें, कितना थक जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है पेट्रोल देते देते, और जैसे दाम बढ़ता है वैसे और कस्टमर बढ़ते हैं। वैसे ही कस्टमर बढ़ते हैं। अच्छा, घरेलू महंगाई भी बढ़ती जा रही है, साग सब्जी की बात करें, साग सब्जी तो दाम का जितना ही दाम बढ़ रहा है उतना ही काम को रहा है। कहाँ हम लोग की सैलरी तो वही है, सैलरी को थोड़ी बढ़ जाएगी। आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है और दाम बराबर बढ़ रहे हैं। दाम बराबर रहे। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार महंगाई की मार जनता से बार बार। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग पे इसका बड़ा असर पड़ता है, जिसकी वजह से रोडवेज के भाड़े में भी बढ़ोतरी होती है, कई भाड़ों में बढ़ोतरी होती है, ट्रांसपोर्टिंग में भी तमाम बढ़ोतरी की गई, चार्जेस भी बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो जनता के ऊपर बराबर पड़ रही है। इसको लेकर अब देखते हैं, लोगों का कहना है कि एक तो पेट्रोल कर्मी का भी कहना है कि पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़ रहे हैं लेकिन हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी। तो वहीं आम जनमानस कह रहे हैं कि पहले टैंकी फुल कराता थे तो 300 रुपये में होता था, अब 400 से भी ज़्यादा लगता। कहीं ना कहीं आम जनमानस महंगाई की मार से पूरी तरीके से प्रभावित है। तो हाथरस के ग्राम पंचायत महासिंहपुर के गांव नगलामया में खारे पानी से निजात दिलाने के लिए पिछले 2 साल से लगातार आंदोलन कर रहे युवा चंद्रपाल ने एक बार फिर अन्न जल त्याग दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छवि चित्र के आगे अखंड ज्योत जलाकर बैठे हैं। इन्हें इंतजार है कि किसी सक्षम अधिकारी का जो इनकी समस्या को खत्म कर सके। गांव में पानी ना आने तक वो यूं ही अन्न जल त्याग कर मोदी और योगी के आगे अखंड दीप जलाकर प्रार्थना करते रहेंगे। हम हाथरस के नगलामया में हैं। कह सकते हैं कि आंदोलनों की एक लंबी कतार के बाद अब मैं दिखा सकता हूं आपको, ये आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं जिन्होंने अन्न जल त्याग दिया है। और एक नया कारनामा ये भी कह सकते हैं इनका कि योगी और मोदी के लिए अखंड ज्योत जलाई है और अखंड ज्योत के जरिए ये योगी और मोदी को जगाना चाहते हैं कि आखिर उनके पास मीठा पानी क्यों नहीं है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कह सकते हैं कि पिछले 2 साल के काफ़ी प्रयास के बाद टंकी ज़रूर सेक्शन हुई लेकिन उसका काम पूरा नहीं हो पाया। इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्यों बैठे हुए हैं ये अन्न जल त्याग के। चंद्रपाल जी, काफ़ी समय हो गया आपको लगातार आंदोलन करते हुए। देखिए सर, जैसे कि आपको भी बताया, आप भी आते रहे हो हमेशा से हमारी कवरेज करने के लिए। पिछले हफ्ते भी आए थे। जैसे कि आपको पता है, मेरी छोटी सी बेटी ने भी मोदी जी के लिए पत्र लिखा था। 10 महीने पहले परियोजना सैंक्शन होने के बाद भी प्रशासन आज तक काम पूरा नहीं करा पाया। इनका जो टाइम की डेडलाइन है वो अगस्त तक की है, लेकिन हमें पता है अगले 6 महीने में भी काम पूरा नहीं कर सकते। उसका मेन कारण ये है कि टैंकी, पाइप, नाली और बिजली के खंभे जो कि ट्यूबवेल के लिए जाने हैं, ऐसे क्षेत्र से होके जाएंगे कि जिनमें अगले 1 हफ्ते में धान लग जाएंगे और पानी में कोई भी काम नहीं हो सकता। मैंने पिछले 10 दिन से अधिकारियों को बोला, बार बार बोला, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, फिर अब किसी का और का भरोसा नहीं है। हमारी पृथ्वी पे तो योगी जी और मोदी जी हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, अब उनका ही आसरा है। तो उनके सामने 26 तारीख से लगभग 55-56 घंटे हो चुके हैं। अन्न और जल त्याग के एक अखंड ज्योति जला के बैठा हुआ हूँ। और ये ज्योति अधिकारी आए आपके पास? जी देखिए, उच्च अधिकारियों में से कोई नहीं आया, ना उन्होंने मेरे से संपर्क किया। अब तक 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है। पहले दिन लेखपाल और कानून गो आए, अगले दिन SHO आए थे हमारे और लेखपाल आया था उनके साथ में। आज श्रीमान ADO पंचायत आए थे, लेकिन वो भी कोई भी, क्योंकि उन सभी को पता है मैं सही हूँ। लापरवाही प्रशासन की तरफ से हुई है, उसका खामियाजा पब्लिक क्यों भुगते हैं? यानी सीधा सा कह सकते हैं कि काफ़ी समय हो गया और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या आती है जिसके लिए इनको धरना में बैठना पड़ा। आप भी इनका साथ दे रहे हैं। अच्छा सर, पानी, चाय बनाने बैठते हैं तो पानी नहीं है बिल्कुल। लोग लेने के लिए जाते हैं तो 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, वो वापस इतनी देर में आते हैं। इसलिए इतने मजबूर हैं। साड़ी धोने बैठते हैं, सिर धोने बैठते हैं तो पानी इतना ख़राब है कि बाल चिपक जाते हैं, साड़ी इतनी टाइट हो जाती है कि वो दूसरे दिन पहनने लायक नहीं रहती है। कुछ लोग भी पलायन कर गए पानी के लिए यहाँ से। हाँ, कुछ लोग जंक्शन, हाथरस, अलीगढ़ जैसे उनकी सुविधा बैठ गई है, जैसे ही वो चले गए हैं। पानी है नहीं, कोई लाने वाला नहीं है उनके घर पर, तो वो लोग मजबूर हैं। और खबर उन्नाव से है, जहां जिला प्रशासन ने एक भूमाफिया पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के साथ ही 10 करोड़ की संपत्ति का
चिन्हांकन की कार्रवाई शुरू कर दी है। चिन्हांकन कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन भूमाफिया की 10 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करेगा। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद भूमाफिया फरार हो गया है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। एसपी ने जल्द गिरफ्तारी कर कार्रवाई को अंतिम रूप देने की बात कही है। तो मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बुढ़ाना में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को गाली गलौज के विरोध में मारपीट शुरू हो गई और गाली गलौज कर रहे लोगों ने विरोध करने पर 3 लोगों को धारदार हथियारों और डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ाना में भर्ती कराते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बलरामपुर में पुलिस ऑपरेशन तमंचा चला रही है, जिसके चलते जिले के 14 थानों में पुलिस सघन चेकिंग अभियान चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। कोतवाली उतरौला पुलिस को इस ऑपरेशन के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उतरौला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उतरौला क्षेत्र के बाग भवानी इलाके से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जब वो अपनी 4 पहिया गाड़ी से जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र से उतरौला की तरफ आ रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार युवक की गाड़ी की तलाश के दौरान उसके पास से 8 देसी तमंचे और 21 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अमन शुक्ला बताया है, जो कि जनपद गोंडा के धानेपुर क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस ने बरामद गाड़ी को सीज कर दिया है। साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो हाथरस में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप कर्मी से लूट की घटना सामने आई है। बदमाश ने हथियार के बल पर 3 लाख रुपए लूट लिए हैं। बुलेट से आए बदमाश लूट के बाद फरार हो गए। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है और दिन दहाड़े इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। तो हाथरस की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे एक पेट्रोल कर्मी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल पेट्रोल पंप का जो कर्मी बताया जा रहा था, अपने साथ कुछ लाख रुपए यानी कि 3 लाख रुपए के बैग उसके पास पड़ा हुआ था और ऐसे में उसे बीच रास्ते में रोक करके एक बाइक पर सवार होकर बदमाश आए और बंदूक के नोक पर रखकर उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से वो फरार हो गए। तो इस मामले की तहकीकात में पुलिस लगी हुई है और इन बदमाशों का पता लगाने की कोशिश जारी है। तो हाथरस में हथियार के बलबूते पर बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिला पंचायत चुनाव की 17 सीट में बढ़त से भाजपा में खुशी की लहर देखने को मिली। इंडिया न्यूज के संवाददाता अभिषेक सिंह ने जिला पंचायत चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं और भाजपा इस चुनाव के माध्यम से गांव-गांव में पूरी तैयारी करने की कोशिश है। जो संदेश है वो संदेश पहुंचाने की कोशिश है। और अधिक जानकारी के लिए बात करने के लिए उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 17 सीटों में आपने बढ़त बनाई हुई है, क्या कहता है ये भविष्य? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारों ने किसानों की आमदनी दोगुनी हो इसके लिए तमाम प्रकार की न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि चाहे आप देखें किसानों के ऋण को माफ़ी हो, सम्मान राशि 6,000 रुपये को दिए जाने का हो, गांव-गांव में घर घर बिजली का कनेक्शन हो, गैस का चूल्हे का कनेक्शन हो, घर घर शौचालय का निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास का वितरण हो, डीएपी खाद पे विशेष प्रकार की सब्सिडी दी जाने वाली प्रक्रिया हो, या एमएसपी का जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य है उससे ज़्यादा का मूल्य दिया जाना किसानों को, गन्ने का भुगतान, गेहूं और धान की खरीद के क्रय केंद्रों के माध्यम से कई गुना पिछले रिकॉर्डों से, कई पिछली सरकारों से भी, पिछले वर्षों से भी कई गुना ज़्यादा खरीद करके किसानों का भुगतान करना, ये ऐसे काम हैं जिन्होंने किसानों को प्रसन्न किया है।
संतुष्ट किया है और वो स्वाभाविक मतदाता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप पिछला विश्लेषण कर लें अगर आप, तो 2017 में बीजेपी भारी बहुमत से जीती, 2019 का लोकसभा आया भारी बहुमत से जीती, बाद में उपचुनाव आया भारी बहुमत से बीजेपी जितनी भी सीटें थी एक सीट को छोड़कर सारी सीटें जीती। एमएलसी और स्नातक के शिक्षक के क्षेत्र के चुनाव आए, बीजेपी भारी बहुमत से जो कभी नहीं जीतती थी वो सीटें भी सब जीत कर आई। तो लोगों का स्वाभाविक आकर्षण है बीजेपी के प्रति। पंचायत चुनाव में जो जिला पंचायत सदस्य और जो हमारे ये प्रधान के चुनाव थे या बीडीसी के चुनाव थे, उनमें ये हमेशा होता जो छोटे चुनाव छोटे स्तर पे होते हैं चुनाव, उन चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े होते हैं एक ही विचारधारा के कई प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों ने उसका कड़ाई से पालन नहीं किया कि हमारे जो कार्यकर्ता कई हैं जिनको अवसर मिल सकता था लेकिन हम लोग नहीं दे सकते थे क्योंकि एक ही प्रत्याशी घोषित करना था। ऐसे कई प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए। जो बाकी जो जनपद हैं 57 जनपद, उसमें कहीं कहीं 2-2 प्रत्याशी हैं। सबसे ज़्यादा भदोही में देखे जा रहे हैं 5 प्रत्याशी खड़े हैं। ऐसे में कोई स्थिति ऐसी आपको लगती है कि कोई इसमें नुकसान होगा भाजपा को? देखिए, भाजपा कभी भी नफ़ा और नुकसान के आधार पर काम नहीं करती। हमने गांवों में काम किया है, शहरों में काम किया है, इस आधार पर लोग हमें पसंद कर रहे हैं और स्वाभाविकता के तौर पे जिस तरह से प्रचंड जीत सामने आई है देखने में, जो पारदर्शी चुनाव हमारी सरकार के द्वारा हमारी प्राथमिकताओं के आधार पर कराए जा रहे हैं, निश्चित रूप में एक सकारात्मक सुखद संदेश देने वाले हैं। सर, WHO ने यूपी मॉडल को बहुत सराहा है। यदि कोविड के कामकाज हों, सरकार के आपके कामकाज हों, तो इनका कोई असर आपको क्या देखने को आगे मिलेगा? हालांकि जो WHO सराह रहा है, कई काम उत्तर प्रदेश के उसको मॉडल बता रहा है, यूपी मॉडल को तारीफ कर रहा है, तो क्या 2022 में जो आगे चुनाव है तो उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कितना अहम महत्व रखता है? नहीं, देखिए, जो कोविड के दूसरी लहर में जिस प्रकार से प्रचंड प्रकोप था महामारी का, जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उसे नियंत्रित करने के उपाय किए हैं, चिकित्सीय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, वो उत्तर प्रदेश के लिए सुखद अनुभूति देने वाला है। और मैं समझता हूँ कि ये सारे काम जो हैं, चाहे वो विकास के काम हों, चाहे वो महामारी में बचाव के लिए किए गए सरकार के काम हों, गाँवों में काम हों, आज जनता जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत रखती है, उसका मूल कारण यही है कि हमने विकास भी किया है और हर जगह पर गांव में, शहर में, सब में बराबर से काम किया है। उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेके जो चीज़ें हैं उन्होंने इंडिया न्यूज़ से साझा किया है और साफ कहा है कि भाजपा किसी लाभ के लिए जिला पंचायत चुनाव हो या अन्य चुनाव हो इसके लिए नहीं लड़ती। जो गांव-गांव में जो स्थितियां हैं उनको सुधारा गया है, यूपी में जो कामकाज हैं उनको गांव तक पहुंचाया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या की मंशा रही हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है उनको गांव तक पहुंचाया गया। और यही कारण है कि जो गांव के लोग हैं वो भाजपा को पसंद कर रहे हैं। और यही कारण है कि यदि कल की बात करें तो भाजपा ने 17 जगह जो बढ़त बनाई है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में और आगे जो चुनाव के नतीजे और आएंगे उसमें भाजपा लंबी एक बढ़त बनाती दिख रही है और इसका असर सीधे 2022 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।